Hello, good morning, kids. So, today we are going to discuss our last chapter of the geography book. So, the chapter name is India, Climate, Vegetation, and Wildlife. It is the chapter 8. So, let's start this chapter with a short introduction. You read in a newspaper daily and watch on TV or hear the others talking about the weather. You must know that the weather is about day to day changes in the atmosphere. It includes the changes in temperature, rainfall, and sunshine, etc. For example, such it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot, continued for several days, and you don't need any warm clothing. You also like to eat, drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without a woolen clothes when it is very windy and chilly. You would like to have something hot to eat. Broadly, the major changes recognized in India are cold weather season, which is the winter, December to February, hot weather season, which is known as summer. It starts from March to May, and the southwest monsoon season, which is a rainy June to September, and season of retreating monsoon, which is the autumn. It starts from October and November. सो हियर द थिंग इज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि बेसिकली आपने टीवी में, न्यूज़पेपर्स में या डेली आपकी जो भी न्यूज़ चैनल्स है आपने उसमें सुना हुआ है कि किस तरह से वेदर्स जो है वो चेंज होते हैं डे टू डे। इसके साथ साथ जब ये चेंज होते हैं तो आपको किस किस तरह की चीज़ें खाने का या पहनने का मन करता है। आपने जनरली देखा होगा जब समर का सीज़न आता है आप जनरली कॉटन के क्लोथ्स पहनना शुरू करते हैं ताकि आप जो है अपनी बॉडी को थोड़ा कोल्ड रख सकें। इसके साथ साथ जब आप हम विंटर सीज़न की बात करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वार्म कोट्स पहनते हैं ताकि आप खुद को ठंड से बचा सकें और आप गर्म चीज़ खाना पसंद करेंगे। समर के टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें जो हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स ये पीना पसंद करेंगे। तो इस तरह से जो है ये वेदर्स के साथ चेंज होते हैं और उसकी तरह से हमारा खाना पीना भी जो है चेंज होता रहता है। सो दिस इज़ दैट। अब हम देखेंगे कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर। अब कोल्ड वेदर सीज़न है या जो विंटर है वो कैसा होता है, किस तरह से होता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन कूल ड्राई winds blow from a north to south. The sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperature are quite low in the northern India. अब देखिए ये जो विंटर का सीज़न होता है ये कूल ड्राई वाइंड्स होती हैं इसकी जो कि नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। सनरेज जो होते हैं ये डायरेक्टली फॉल नहीं करती है रीजन पे, इस वजह से क्या टेम्परेचर क्वाइट लो रहता है नॉर्दर्न इंडिया का। हॉट वेदर सीज़न के बारे में बात कर रहा है तो in the hot weather season sun rays more or less directly fall in this region. Temperature becomes very high and hot and dry winds called loo blow during the day. अब देखिए हॉट वेदर सीज़न के बारे में बताया है कि ये जो होता है कि इसमें मतलब इस सीज़न में सन रेज जो है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली फॉल करती हैं रीजन पे, इस वजह से टेम्परेचर जो रहता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ड्राई वाइंड्स आती हैं जिन्हें हम लू के नाम से जानते हैं और ये ब्लो करती हैं पूरी द होल डे। अब हम देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून सीजन और अ रेनी सीजन। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द onset and advance of the monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land and they carry a moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. अब देखिए साउथ वेस्ट मानसून सीज़न की बात की गई है जो कि एक रेनी सीज़न है, तो यहाँ पे बताया गया है दिस सीज़न इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मानसून। द वाइंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। और ये क्या करते हैं खुद के साथ मॉइस्चर कैरी करते हैं जिस वजह से जो माउंटेन या बैरियर्स है ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वाइंड्स जो हैं बेसिकली इन पे जब स्ट्राइक करती हैं तो माउंटेन और ये सारी चीज़ें एज अ बैरियर काम करती हैं और इससे क्या होता है रेनफॉल्स जो है बेसिकली ऑकर होता है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटमन। अब हम देखेंगे यहाँ पे वाइंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जो भी वाइंड्स चल रही होती हैं वो क्या करती हैं मूव करती हैं मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ। एंड दिस इज़ द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। और ये जो सीज़न है ये क्या कहलाता है रिट्रीटिंग मानसून। The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receives the rainfall in this season. जो southern part है इंडिया का, जैसे कि particularly अगर हम बात करें तो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है ये रिसीव करता है रेनफॉल मेनली इस सीज़न में। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. अब ये जो है क्लाइमेट ये एवरेज वेदर कंडीशन जो है ये कैरी करता है जिसमें ज़्यादातर क्या होता है ये काफ़ी मतलब सालों से ये जो है मेजर किया जा रहा है इस तरह के वेदर को वहाँ।
द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप, और जो क्लाइमेट है इंडिया का वो ब्रॉडली किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, मानसून टाइप. Monsoon is taken from the Arabic word mausims which means a seasons. जो monsoon word है ये एक Arabic word से लिया गया है जिसका main जो word है वो क्या था, mausim, which means a season. And due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon wind. Agriculture in India is dependent on rains, and good monsoon means adequate rain and a bountiful क्रॉप्स. और एग्रीकल्चर जो है इंडिया का मेनली रेंस पे ही डिपेंड करता है, इसलिए बहुत अच्छा मानसून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके साथ है द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. Therefore, we experience a regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot, while Dras and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold. Coastal places like Mumbai and Kolkata experience a moderate climate, and they are neither too hot nor too cold. Being on the coast, these places are very humid. Mosmis and Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in the particular year it might not rain at all in the Jaisalmer in Rajasthan. अब यहाँ पे बेसिकली देखिए वेदर के बारे में बताया गया है. जो जैसलमेर का एरिया है वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का होता है, किसी लोकेशन का कितना डिस्टेंस है सी लेवल से, तो इन सारी चीज़ों पे बेस्ड करके इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है. कोस्टल प्लेसेस जैसे कि मुंबई है, तो यहाँ पे इस तरह का वेदर क्यों होता है. अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन. सो चलिए देखते हैं आगे. वी सी a variety of plant life in our surroundings. How nice it is to play in a field with the green grasses. There are also small plants called bushes and shrubs like a cactus and flowering plants etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like a neem, mango, or some which stand with a few leaves such as a palm. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from a human being are called a natural vegetation. Do you wonder how this differ from each other? Different types of natural vegetation are dependent on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important. Due to a varied climatic condition, India has a wide range of natural vegetation. Vegetation of India can be divided into five types: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation and mangrove forest. अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन की बात की गई है तो यहाँ पे बताया गया है कि आपने नोटिस किया होगा कि कई जगह आपको जो है डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ या प्लांट्स आपको देखने को मिलते होंगे जगह जगह के हिसाब से. जैसे अगर हम बर्फ़ वाली जगहों की बात करें तो वहाँ पे कोनीफेरस प्लांट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. कई ऐसी जगह पे अगर आप बात करें तो मतलब बेसिकली क्या है कि जो वेजिटेशन है वो अपने एरिया के हिसाब से डिफ्रेंशिएट होता हुआ आपको दिखाई देगा. कोल्ड प्लेसेस पे कोल्ड तरह की जो वेजिटेशन रह सकते हैं वो वहाँ आपको दिखेंगे, जहाँ पे जो गर्म रहता है वो एरिया वहाँ पे उस तरह के दिखेंगे. कुछ ट्रीज़ ऐसे होंगे, जैसे अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पे आप कैक्टस और ये सारी चीज़ों को देखते हो जो कि काफ़ी कम पानी में बहुत आराम से ज़िंदा रह सकते हैं. तो इस तरह के प्लांट्स बाकी की चीज़ें आपको बड़े आराम से वहाँ देखने को मिलेगी. तो इस तरह से बेसिकली क्या किया गया है कि वेजिटेशन जो है इंडिया की उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर कौन कौन सी वेजिटेशन की टाइप है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, थॉर्नी बुशेस है, माउंटेन वेजिटेशन है एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट है. तो जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Tropical rainforests occur in the areas which receives a heavy rainfall, and they are so dense that the sunlight doesn't reach the ground. Many species of trees are found in this forest which shed their leaves at a different times of the year. As a result, they always appear green, are called a evergreen forest. Look at the figure 8.1. Important trees found in this forest are a magnolia, ebony and the rosewood.
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट आर होम ऑफ दिस फॉरेस्ट। अब देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली ये जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है उस एरिया में होते हैं, और इसके साथ साथ आपको जो है इसके डिफरेंट शेड्स मिलेंगे लीव की, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है इसमें जो लीव्स हैं हमेशा आती जाती रहती है, तो ये हमेशा आपको हरा भरा ही दिखेगा, कभी ये जो है सूखता नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर सेइंग इट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका जो एक लुक है वो यहाँ फिगर 8.1 में आपको दिखाया गया है कि ये किस तरह से दिखता है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है, और ये मोस्टली आपको यहाँ पे जो जिस तरह के पेड़ मिलते हैं वो महागोनी, बोनी और रोजवुड देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ एरिया जो इसने कवर किया हुआ है वो कौन कौन सा है, अंडमान है, निकोबार है, पार्ट ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स है, नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये सारे क्या हैं होम के इनका घर है बेसिकली, हम कह सकते हैं ये फॉरेस्ट एरिया आपको यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड अ मानसून फॉरेस्ट। दे आर लेस डेंस एंड दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम, एंड दे आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र। देखिए ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट जो है ये इस टाइप का फॉरेस्ट है जहाँ पे आपको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लेंस डेंस एरिया में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा, और ये अपनी लीव्स जो है हमेशा शेड करते रहता है एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर में। और इसमें जो जिस तरह के झाड़ आते हैं उसमें है साल, शीशम, टीक, पीपल, नीम, तो इस तरह के आते हैं, और ये मोस्टली आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र इन जगहों पे ये ट्रीज़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे इमेज भी दिखाई गई है ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट की। अब हम देखेंगे आगे थॉर्नी बुशेस। This type of vegetation is found in a dry areas of the country. The leaves are in the form of spines to reduce the loss of water. Cactus, kher, babul, कीकरेर and the important are found in the states of राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। जो थॉर्नी बुशेस होती हैं ये इस टाइप की वेजिटेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ड्राई एरियाज़ में देखने को मिलेगी कंट्री के, और इसमें जो होती हैं ये इसकी लीव्स आर स्पाइंस के फॉर्म में होती है जो वाटर का लॉस ऑफ वाटर को जो बेसिकली क्या करती है मेंटेन करके चलती है। इसमें जो है जिस तरह के झाड़ आते हैं वो कौन कौन से हैं, कैक्टस है, खैर है, बबूल है, कीकरार है, तो ये सारे ये इंपॉर्टेंट हैं, और ये मतलब इन्हीं तरह के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, और मोस्टली जिस एरिया में देखने को मिलते हैं वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट और गुजरात में है। देखिए यहाँ पे माउंटेन वेजिटेशन के बारे में बताया गया है। तो जो माउंटेन वेजिटेशन है, अ वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द माउंटेन अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द हाइट। विद द इंक्रीज इन द हाइट द टेम्परेचर फॉल्स एट अ हाइट बिटवीन 1500। अब आप अगर हम बात करें माउंटेन ट्रीज़ की, तो माउंटेन ट्रीज़ में आपको बेसिकली अलग अलग हाइट के अलग अलग टाइप के वहाँ पे वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी हाइट बिटवीन 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच में होती है। ये ज़्यादातर कोनिकल शेप के होते हैं, इस वजह से इन्हें कोर्निफेरस भी कहा जाता है। इनके जो नाम है, जिस तरह के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं वो चीर, पाइन या देवनद्रेर, ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट ट्रीज़ है इन फॉरेस्ट की। अब हम देखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन अ सैलिन वाटर। दे आर फाउंड मेनली इन द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। अब देखिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बेसिकली सुंदरबन में ही देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये सैलिन फॉरेस्ट में ही उगते हैं। ओके, एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सुंदरी इज़ अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन अ मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरबन हैव बीन नेम्ड। और सुंदरी जो है इसी के बेस पे जो सुंदरबन फॉरेस्ट है उसका नाम दिया गया है, तो ये उसके बारे में ही बताया है। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, व्हाई द फॉरेस्ट आर नेसेसरी। अब क्यों फॉरेस्ट नेसेसरी है वो हमें देखना है। तो फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, दे परफॉर्म अ वेरियस फंक्शंस। प्लांट्स रिलीजेज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब अ कार्बन डाइऑक्साइड। द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन। अब देखिए
कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमारे पास वेजिटेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेजिटेशन ज़्यादा रहेंगी, प्लांट फॉरेस्ट रहेंगे, तो मिट्टियों को क्या मिलेगा, एक जोड़, उनकी रूट्स जो है वो बंधी हुई रहेगी, जिससे सॉइल इरोजन बाइंड नहीं, बेसिकली एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइंड करके रखेंगे, सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो हम ऑक्सीजन भी अच्छे से ले सकते हैं। Forests provide us with a timber of furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs, लाख एंड द हनी गम etc। अब देखिए फॉरेस्ट रहेगा तो हमें कई सारी चीज़ें, जैसे कई तरह के हर्ब्स होते हैं वो आपको जंगल में ही, फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं। कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, लकड़ियाँ हैं, लाख है, शहद है, गम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, वहीं से मिल रही है। तो फॉरेस्ट का होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है ये जो भी हम वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो ये उनका प्राकृतिक घर है, जहाँ पे उन्हें रहने को जगह मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द reckless cutting of the trees, and should plant more trees and protect the existing ones and make a people aware of the importance of the tree. We can have a special program like a Van Mahotsav to involve more people in making our earth green। अब देखिए बेसिकली जो नेचुरल वेजिटेशन है जितनी बुरी तरह से ये तबाह होते जा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम बहुत ही रेकलेस बिहेव से हम ट्रीज़ को काटते चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि कल जो है ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अगर हमें रोकना है तो हमें कहीं ना कहीं जो है और भी ज़्यादा प्लांटिंग करनी होगी, और भी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के तक पहुँचाना होगा, क्यों प्लांटेशन करना ज़रूरी है। इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी रखा गया है जिसको वन महोत्सव कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो है पार्ट करते हैं अर्थ को ग्रीन बनाने में। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड द वर्म्स विच dwells इन द फॉरेस्ट। अब देखिए जो फॉरेस्ट है ये कई तरह की वाइल्ड लाइफ का घर है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज और एनिमल्स जो है वो लार्ज वेराइटी में रहते हैं, जिसमें रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो ये सारे लोगों का क्या है, ये घर है फॉरेस्ट, और ये वहीं पे रह रहे हैं। द टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल। जैसे कि हम जानते हैं जो टाइगर है वो क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है, एंड इज़ फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ द एशियाटिक लायंस। अब देखिए जो गिर है फॉरेस्ट ये गुजरात में है, और ये एशियाटिक लायंस का क्या है, घर है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनासोरस रोम इन दिस फॉरेस्ट ऑफ आसाम। अब एलिफेंट्स और जो वन हॉर्न राइनासोरस हैं ये क्या यहाँ पे इस जो आसाम में फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन द केरला एंड कर्नाटका। एलिफेंट्स अगर हम बात करें तो केरला और कर्नाटका में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कैमल्स वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जैसे कि रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड गोट, स्नो लियोपार्ड्स, बियर्स etc हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आर फाउंड इन द हिमालय रीजन। जो हिमालय का रीजन है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हैं। Besides this, many other animals are found in the country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीतल etc। इसके अलावा भी और तरह की कई एनिमल्स हैं जो आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन अ बर्ड लाइफ। द पिकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड। अगर हम पक्षियों की बात करें तो उसके मामले में भी इंडिया हमारा काफ़ी अमीर है, क्योंकि कई तरह की पक्षियाँ जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट, पिजन, मेनेट, घीस, बुलबुल, डक्स, and there are several bird sanctuaries which have been created to give a bird their natural habitat, and this provide the birds protection from hunters। Can you name 5 birds that are commonly found in your area। अब देखिए इसके लिए कई तरह की बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं, और भी कई तरह के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिससे बर्ड्स को ना मारा जाए, उन्हें बचाया जा सके, उनको शेल्टर जो है प्रोवाइड की जा सके। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और हम कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है हंटर्स से। इवन दो आप 5 नेम्स भी बता सकते हैं आपके एरिया में जिस तरह के बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके नाम आप बता सकते हैं यहाँ पे। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। और हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के कई तरह के स्पीसीज हैं स्नैक्स के जो देखने को मिलते हैं। कोबराज हैं, क्रेट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं उन सब में। ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग द सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। अब देखिए कई तरह से जो कटिंग है या हंटिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो कई तरह से कई स्पीसीज जो है वो ख़त्म भी हो गए हैं और बहुत धीरे धीरे क्या है गायब होते जा रहे हैं।
और बहुत रेयर हो गए हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ द इंडिया एंड लोकेट दैम ऑन अ मैप। अब देखिए, इनको बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स और इवेंट्स किए जा रहे हैं ताकि इनकी रक्षा की जा सके, इन्हें बचाया जा सके बाकी सारी चीज़ों से। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है और इनमें कुछ कुछ सेंचुरीज़ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात की गई है कि आप मैप में उसे शो कर सकते हैं। You can also contribute in conserving a wildlife. You can refuse to buy things made from a parts of the body of animals such as their bones, horns, fur, skin and the feathers. Every year we observe a wildlife week in the first week of the October to create awareness of the conserving the habitat of the animal kingdom. अब देखिए, कहीं ना कहीं हमें और भी चीज़ें हैं जिससे हम इन सबको बचा सकते हैं, जैसे जो भी एनिमल्स से बनी हुई चीज़ें जैसे उनके हॉर्न्स, बोन्स या फिर फेदर से, स्किन से जो भी चीज़ें बन के मिल रही हैं, उन चीज़ों को अगर हम लेना खरीदना बंद कर दें तो इन लोग का क्या होगा, हंटिंग होना बंद हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं हम वाइल्ड लाइफ को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और हर साल हम जो फर्स्ट वीक होता है अक्टूबर का, वो नेशनल वाइल्ड लाइफ के अवेयरनेस के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम कई तरह से लोगों को बताते हैं किस तरह से हम इन एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड के बारे में बताया गया है थोड़ा, जो कि है सम बर्ड्स सच एज पिन टेल डक, कर्ल्यूज, flamingo, osprey and the little stint migrate to our country in a winter season every year. The smallest migratory bird, little stint, whiffing as low as 15 gram from a Arctic region, travel over 8,000 किलोमीटर टू रीच इंडिया। अब देखिए, कई तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि डक है, कर्ल्यूज है, फ्लेमिंगो है, ऑस्प्रे है एंड लिटिल स्टिंट है, जो कि माइग्रेट करती हैं दूसरी कंट्री से विंटर सीजन में हर साल। और इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है उसका नाम है लिटिल स्टिंट, जिसका वेट कम से कम सिर्फ 15 ग्राम होता है और ये करीबन 8,000 किलोमीटर का दूरी जो है ये तय करके इंडिया आती है। सो दिस इज़ व्हाट वी इट्स टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे देखिए, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी कुछ कुछ पिक्स निकाली गई हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड आई एम गोना गिव यू वन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस चैप्टर इज। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ किस तरह की है, यानी जंगल में किस तरह के जानवर हैं, किस तरह की जगहों पे किस तरह के प्लांट उग रहे हैं, हर जगह का वातावरण क्या है, क्लाइमेट क्या है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है। तो इस चीज़ों को आपको समझना है और उसी के बारे में यहाँ पे मेन डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे।